चलिए हेडिंग ले लो, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। हाँ बता, थोड़ा बहुत रिवाइज कर दे रहे हैं उसको। देखो कल जो मैंने बताया था आपको कि जो गॉस लॉ होता है मैंने आपको बताया था गॉस लॉ एक क्लोज सरफेस पे वैलिड है। किस सरफेस पे? क्लोज सरफेस पे। और उस क्लोज सरफेस का हमने नाम दिया था गॉसियन सरफेस। क्या नाम दिया था? गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस जो हमने बनाया था तो आपका फ्लक्स जो आया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो आया था Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ने हमें ये बताया कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज रहेगा, जैसे हमारा कोई क्लोज सरफेस है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे कोई क्लोज सरफेस है किसी भी शेप का, इसमें -Q1 चार्ज है, +Q2 चार्ज है और +Q3 चार्ज है, और यहाँ पे हमारा चार्ज Q4 है और इस साइड हमारा चार्ज Q5 है। तो गॉस लॉ ने कहा कि आप उसी चार्ज को लेंगे जो चार्ज आपका क्लोज सरफेस के अंदर रहेगा। क्लोज सरफेस का मतलब गॉसियन सरफेस। कैसा सरफेस? गॉसियन सरफेस। तो जितने चार्ज आपके गॉसियन सरफेस के अंदर रहेंगे सिर्फ वही आपको चार्ज लेना है। तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा Q इनसाइड यानी क्लोज सरफेस के अंदर कौन कौन से चार्ज हैं? -Q1 +Q2 और यहाँ पे है +Q3 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट। आप बाहर वाले चार्ज को कतई नहीं टच करेंगे। समझ आ रहा है? सिर्फ आपको कौन सा चार्ज लेना है? गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज। आया समझ में? अब देखिए, तो यहाँ पे मैंने चार्ज को ऐड किया है। क्या किया है? चार्ज को ऐड किया है। और जब मैंने चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ा तो क्या बताया था कि चार्ज आपका एडिटिव नेचर का होता है। मतलब चार्ज को आप सिंपली क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ये है हमारा गॉस लॉ Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कल का लेक्चर है और आज का लेक्चर हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि पॉइंट चार्ज के लिए कैसा सरफेस रहेगा आपका? स्फेरिकल सरफेस लेंगे और एक इनफाइनाइट लीनियर जब चार्ज रहेगा, लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, उसके लिए हम लोग क्या लेंगे? गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल लेंगे। क्या लेंगे? सिलेंड्रिकल लेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आप गॉस लॉ डिराइव करने जाएंगे सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी गॉसियन सरफेस की। किसकी? गॉसियन सरफेस की। अगर आप गॉसियन सरफेस को फाइंड करने में सक्षम हो गए तो आप एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ लगा सकते हैं, सिंपली सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आपको गॉसियन सरफेस आना चाहिए। तो मैंने कल बताया था कि पॉइंट चार्ज के लिए आपका गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होगा और जब लाइन चार्ज पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरह से लाइन पे, तो आपका वो कहलाएगा कौन सा? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। कैसा लेंगे? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो सबसे पहले हेडिंग डाली इसमें एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज बाय गॉस लॉ। बाय गॉस लॉ। आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए ड्यू टू पॉइंट चार्ज, लेकिन आपने तो उधर भी फाइंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, लेकिन आपको कहेगा बाय गॉस लॉ। तो आपको पता है पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? KQ डिवाइडेड बाई R²। और जब हम गॉस लॉ से प्रूव करेंगे तो देखिएगा आपको यही चीज़ मिलेगा। क्या? KQ डिवाइडेड बाई R²। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें पॉइंट चार्ज लेते हैं। क्या लेते हैं? पॉइंट चार्ज। पहले ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ
जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, क्या है, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है। तो यहाँ से अगर मैं इसके द्वारा गॉसियन सरफेस लूँ तो कैसा आएगा, स्फेरिकल आएगा। कैसा आएगा, स्फेरिकल। और ये चार्ज आपको सेंटर में रखेंगे, कहाँ रखेंगे, सेंटर में। कल मैंने आपको बताया था कि गॉस लॉ जब भी आप यूज करेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। हर एक पॉइंट पे जितने भी आप चार्ज से जितना पॉइंट लेंगे, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। और दूसरा चीज़ मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी परपेंडिकुलर भी हो सकती है और पैरेलल भी हो सकती है, दोनों केस पॉसिबल है आपका। ठीक है, तो अगर इस चार्ज से यहाँ तक का पॉइंट लें तो डिस्टेंस कितना मिलेगा, r मिलेगा। इस प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा। मैंने बताया था कि जब आपका प्लस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, अवे जाएगी। कहाँ जाएगी, अवे जाएगी। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस पॉइंट से अगर यहाँ पे मैं आर लेता हूँ तो हर जगह आर की वैल्यू सेम है कि नहीं है, हर जगह पे आपकी आर की वैल्यू क्या दिख रही है, कांस्टेंट दिख रही है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे। तो अगर हर जगह आपका आर सेम है तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, सेम होगी। आ रहा है बात समझ में। तो जब हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो पॉइंट चार्ज के लिए आपका शेप कैसा बनेगा, गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल बनेगा। कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि जो फ्लक्स होता है आपका वो क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। क्या होता है, ई डॉट डी ए। और ये चीज़ आपकी यूनिफॉर्म है, क्या है, यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म जो होता है तो बाहर आ जाएगा आपका कांस्टेंट चीज़, कहाँ आ जाती है, बाहर। तो आपका बचेगा सिर्फ क्या, यहाँ पे डी ए। समझ में आ रहा है। अब ये हमारा जो फ्लक्स मिलेगा आपका, ये मिलेगा ई डॉट डी ए को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। डी ए का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, ए होता है ना। जैसे मैंने बताया था कि डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी। तो उसी तरीके से डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए। क्या इस फ्लक्स को मैं लिख सकता हूँ क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है। फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा ई डॉट ए। तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा ई। स्फीयर की एरिया क्या होती है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आ रहा समझ में जी। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई आपका एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से ई क्या मिलेगा आपका, क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यू अपन एप्सिलॉन पहले से है और ये मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। और ये आपका E इजिकल टू क्या, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है। यहाँ से के मैंने बताया था, के क्या होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आपको गॉस लॉ से भी यही इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और जब मैं वहाँ पे आपको कराया था पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी क्या आया था, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि हमारा गॉसियन सरफेस कैसा है। अगर गॉसियन सरफेस आपको पता चल गया तो आपको कुछ एप्लीकेशन में कुछ है दम नहीं। ठीक है, तो जब भी आपको पॉइंट चार्ज बोलेगा तो गॉसियन सरफेस कैसा रखेंगे, स्फेरिकल। और जब लाइन चार्ज बोलेगा इस तरीके से इनफाइनाइट लाइन चार्ज क्या रखेंगे आप, सिलेंड्रिकल। है समझ में। पहले लिखिए 1-2 लाइन। वी कंसीडर a point charge
we consider a point charge, comma, the Gaussian surface due to point charge is spherical because the distance from point charge plus q is constant at each point, comma, so electric field is constant, हो गया। then according to Gauss law फिगर ये बनाइए और ये पूरा छाप जाइए। नोट हो गया ये? चलिए इसको मिटाएं, आगे देखिए। अगला नोट पॉइंट जरा लिखिएगा, नोट पॉइंट में लिखिए, ये बात को करो जी, नोट पॉइंट में लिखो, बोल रहे हैं कुछ। चॉइस ऑफ गॉसियन सरफेस, हेडिंग है चॉइस ऑफ, नोट पॉइंट की हेडिंग है चॉइस ऑफ गॉसियन सरफेस। आप जब भी गॉसियन सरफेस चॉइस करेंगे तो कौन कौन सी आपको शर्तें ध्यान रखना है, उसमें कौन कौन सी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। तो मैंने पहला क्या बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। और दूसरी चीज़, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल भी हो सकती है और परपेंडिकुलर भी हो सकती है, दोनों केस आपके लिए वैलिड हैं। तो पहला पॉइंट में लिखिए, इसमें पहला पॉइंट लिखिए इसमें, एक, चलो पहला पॉइंट लिखो इसमें, for an ideal Gaussian surface, पहला पॉइंट इसमें लिखिए, for, क्या हुआ, लिखो इसमें at every point on the surface, electric field E should be यूनिफॉर्म, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें, एट एवरी पॉइंट on the Gaussian surface, at every point on the Gaussian surface, the electric field lines are either parallel or perpendicular to the surface,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आपकी पैरेलल भी हो सकती है और परपेंडिकुलर भी हो सकती है। तो अगर दिमाग लगाओ यहाँ, हमने बताया था कि एरिया वेक्टर जो होता है 3D फिगर के लिए, किस फिगर के लिए? 3D फिगर के लिए। तो 3D फिगर के लिए जो एरिया वेक्टर होता था उस सरफेस के क्या होता था? परपेंडिकुलर। क्या होता था जी? परपेंडिकुलर। मैंने बताया था कि जब भी आपका एरिया वेक्टर आएगा क्लोज सरफेस के लिए तो हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो जैसे मानिए यहाँ पे मेरे पास एक क्लोज सरफेस ऐसे है, ठीक है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा? एरिया वेक्टर मान लेते हैं। इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या है? एरिया वेक्टर है। और अभी मैंने बताया कि आपका जो गॉसियन सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल भी हो सकती है, परपेंडिकुलर भी हो सकती है। तो पहला केस में परपेंडिकुलर देख के चेक करता हूँ फ्लक्स कितना आता है, और फिर परपेंडिकुलर देख के। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से लें तो पैरेलल इसके जाएगा? हाँ, नहीं समझ में आया? इस सरफेस के पैरेलल क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके परपेंडिकुलर क्या है? एरिया वेक्टर है। तो अगर दोनों को देखा जाए तो इस कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से देखा जाए तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी जी? 0 होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। तो यहाँ भी एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर है। दोनों चीज सरफेस के परपेंडिकुलर है। नहीं समझ में आया? एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर, लेकिन दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। तो मैंने आपको बताया था E.dA, तो ये हो जाएगा EA cos थीटा। तो जब थीटा की वैल्यू 0 तो ये क्या हो जाएगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा? EA हो जाएगा। कितना हो जाएगा? EA। दूसरा केस अगर देखा जाए यहाँ से, तो अगर मान लेते हैं कि इसके परपेंडिकुलर हमारा क्या रहेगा? एरिया वेक्टर रहेगा। क्या रहेगा? एरिया वेक्टर। और इस सरफेस के अलोंग हमारा क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे सरफेस है तो इसके पैरेलल हम लोग क्या लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पैरेलल क्या जाएगा? ऐसे। और दोनों के बीच बनने वाला एंगल क्या रहेगा? 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू जब 0 होती है कि नहीं होती है, तो यहाँ पे फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? 0। तो जब भी आपका इलेक्ट्रिक वेक्टर और एरिया वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो फ्लक्स वहाँ पे क्या मिलेगा? 0। क्या मिलेगा? फ्लक्स। आप जरा ध्यान दीजिए, मैंने फ्लक्स क्या बताया था कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे वही आपका फ्लक्स होगा। तो अगर इस सरफेस के पैरेलल ऐसे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगे? कोई नहीं पास करेगा, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर पास करनी चाहिए। बताया था मैंने कि फ्लक्स के लिए आपको जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी वो सरफेस के कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलरली। जैसे मान लीजिए हमारे सरफेस है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आएंगी तो सरफेस के क्या जाएंगी? परपेंडिकुलर ऐसे निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि सरफेस के अलोंग ऐसे जा रहा है, तो क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इस सरफेस को पास कर रहा है? नहीं पास कर रहा है। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ऑलवेज रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल भी हो सकती है, परपेंडिकुलर भी हो सकती है, और डीए वेक्टर आपका हमेशा ये परपेंडिकुलर जा रहा है और इसी के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना है? 90। तो यहाँ से आपका कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही है। तो जब तक आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली पास करेंगे वही हमारा क्या होगा? फ्लक्स होगा। और जब तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पास करेंगे वहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। तो इस केस में देखा जाता है यहाँ तो फ्लक्स आपका है, लेकिन यहाँ पे फ्लक्स आपका कितना है? 0 है। कितना है? 0 है। दोनों को नोट पॉइंट में डाल के नोट कर लीजिए कॉपी में। अब इसमें आपको एक 5 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा और उसको नोट करिए और इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा।
ये जितना आपको आगे अब बताएंगे 5-5 नंबर के हैं और इसमें से आपको एक आना फिक्स है, इतना दिमाग में रहे। इसके जस्ट बाद वाला 90% और ये 50%। तो अगले वाले को फोकस करिएगा, ठीक है, इसको भी फोकस करना क्योंकि 50% बहुत होता है। चलिए नोट करिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट line of charge, ये क्वेश्चन है आपको। तो जब भी आपको क्वेश्चन देगा ऐसे कि एक इनफाइनाइट लाइन है जिस पे पूरी तरीके से चार्ज का क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मतलब आपको गॉस लॉ का क्या यूज करना है, एप्लीकेशन। तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन जब भी आप यूज करने जाइएगा, सबसे पहला जुगाड़ है गॉसियन सरफेस। क्या है? गॉसियन सरफेस। जो बालक या बालिका गॉसियन सरफेस निकालने में सक्सेस हो गई, उसका काम पूरा हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका लीनियर चार्ज है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, समझिए इसको भी, देखिए ध्यान समझा रहे हैं, ये लाइन है आपकी, हो गई, इस पे पूरी तरीके से चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट, इस पॉइंट में क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इससे। तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं। इस पॉइंट को लिया जाए तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आर डिस्टेंस यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यही है। इस तरीके से यहाँ भी ऐसे आपके क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। तो ये अगर लाइन है आपका, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर ये लाइन है आपका तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है कांस्टेंट, यहाँ भी ऐसे। तो क्या आप एज्यूम करें कुछ सिलेंड्रिकल शेप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो लाइन की वजह से जो गॉसियन सरफेस होगा वो आपका क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा। तो आपका काम आसान हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन एक दर्द और है, सिलेंडर की सरफेस एरिया कितनी होती है, कितनी सरफेस एरिया, 2πRL, 2πRL। तो दो दर्द है, गॉसियन सरफेस और फार्मूला। अब फार्मूले में गड़बड़ा जाए तो कैसे बात चलेगा जी, बात है नहीं समझ में। चलिए बताते हैं, समझाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, क्या है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, जिस पे प्लस चार्ज पूरी तरीके से क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसकी वजह से आपका गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा। तो मैं इस तरीके से कुछ सिलेंडर से बनाता हूं। और लड़कियों से ड्राइंग नहीं है जी, थोड़ा ड्राइंग हम बनाने नहीं जानते हैं, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से। आ रहा है समझ में। अब देखिए, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं जी, कैसी बात हो रही है जी। अच्छा, बहुत दिन बाद मिलो इसीलिए तो जो हाल है, यानी बाद में बतिया लीजिएगा। तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जी, कांस्टेंट है, दिख रहा है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट कोई कट करूँ, यहाँ पे देखूँ ध्यान से, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, जी ये प्लस चार्ज है पूरी तरीके से, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, अवे होगा। और इसी परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसकी वजह से फ्लक्स कितना मिलेगा इस पॉइंट पे, ये फ्लक्स कितना मिलेगा इस पॉइंट पे,
ई डॉट डी ए, तो मतलब फ्लक्स हो जाएगा आपका ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है, तो फ्लक्स कितना मिलेगा हमको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए मिलेगा। और इस सरफेस को अगर देखें, नीचे वाली सरफेस को, नीचे वाले को, तो इसके वजह से फ्लक्स कितना मिलेगा आपका, 0। नहीं समझ में आया? अरे जो उस दिन वाला खेल था, और ये भी 90 डिग्री, तो फ्लक्स दोनों के पास कितना हो जाएगा, 0। यानी कि आपको जो नेट फ्लक्स मिलेगा यहाँ पे, वो कितना मिलेगा, ई ए। क्या मिलेगा, ई ए। कहाँ 0 मिलेगा जी, आया समझ मनीष जी? ये है आपका, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए एरिया वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रहेगा, इधर। और इस सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 90, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो फ्लक्स भी कितना होगा, 0। इस सरफेस पे बात करें तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और एरिया वेक्टर इसके क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच 90 डिग्री, तो यहाँ भी फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ भी फ्लक्स कितना होगा, 0। इस कर्व्ड सरफेस की वजह से सिर्फ फ्लक्स कितना मिलेगा हमें, ई ए। कितना मिलेगा, ई ए। फिगर बनाइए, फिर आगे बता रहे हैं। मिटाते हैं इसको, मिटाएं। तो यहाँ से जो हमें मिला आपका नेट फ्लक्स, वो कितना मिला, ई डॉट डी ए। एक बात जरा यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान का देना है आपको, ध्यान से देखिए यहाँ पे। जैसे मैंने फ्लक्स निकाला है, तो आपका सरफेस कैसा है, क्लोज्ड है, मतलब सिलेंड्रिकल जो शेप है आपका, वो गॉसियन सरफेस कैसा है, क्लोज्ड है। तो आप जब भी करिएगा इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे जो फ्लक्स आया था उसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, हाँ लिख सकते हैं। अब जरा देखिए आपके बुक में क्या किया है, इस वाले में एक ठो ऐसे छोटा सा गोला पाड़ दिया है। इसका मतलब समझते हैं क्या है, इसका मतलब होता है क्लोज इंटीग्रल। क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल। क्या हुआ, क्लोज इंटीग्रल का मतलब होता है कि आपका जो सरफेस है ये कैसा है, क्लोज है। कैसा है, क्लोज है। तो जब भी आपको क्लोज सरफेस देगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल। इसका मतलब होता है आपका सरफेस कैसा है, क्लोज्ड है। कैसा है, क्लोज्ड है। तो यहाँ से जो आपको फ्लक्स मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो ये बाहर हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल क्या बन जाएगा आपका, डी ए, और ये हमारा फ्लक्स हो जाएगा ई ए। लिख सकते हैं। अब फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा हमारा ई ए। इतने में किसी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है? चलिए, अभी मैंने आपको एक टर्म बताया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी बताया था। तो आपका चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूट है, लाइन पे, तो उसके अंदर कितने चार्ज हो जाएंगे, लैम्डा एल। कितने हो जाएंगे, तो लैम्डा एल। मतलब आपको मैंने बताया था लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, बताया था मैंने। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एल लिख दूँ, क्या लिख दूँ, लैम्डा एल। फिगर बना है सिलेंडर ना, सिलेंडर की लेंथ को एल मान लीजिएगा साइड में। हो गया। तो Q की जगह पे क्या मैं लैम्डा एल लिख सकता हूँ, और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ई। एरिया मैंने क्या बताया सिलेंडर का, 2 पाई आर एल। तो एरिया हो जाएगा आपका 2 पाई आर एल। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा, और यहाँ बचेगा आपका लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको,
1/4πε0 है, तुम अगर मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं नीचे 2 से, देखो ऐसे इसको ले सकते हैं 2k लैम्डा और डिवाइडेड में क्या लिख सकते हैं इसको, आर छूट रहा है ना, इसको क्या लिख सकते हैं और जी, के की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4πε0। पहले इतना लिखो, यही तो है, और नीचे 1/4πr∈0 चाहिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हैं 2k लैम्डा r/r 2k लैम्डा/r बचेगा, नीचे एप्सिलॉन हट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r। लिखिए इसको, चलिए हो गया ये। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसकी वजह से है, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 2k लैम्डा/r। अगर यहाँ देखा जाए तो k भी आपका कांस्टेंट है, लैम्डा भी क्या है आपका कांस्टेंट है, 2 भी क्या है आपका कांस्टेंट है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है 1/r के। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, चट से लिटा दूँ, इन्वर्सली ग्राफ हमेशा आपको ऐसे बनेगा, ये हो गया और ये हो गया। इस ग्राफ को नोट कर लीजिएगा, ग्राफ पूछता है कौन सा ग्राफ है जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। उसी का है, नोट पॉइंट में लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्वर्सली 1/r के, तो ग्राफ उसका ऐसा बनेगा। अरे स्क्वायर से क्या मतलब है, इन्वर्सली है ना, स्क्वायर है उसे क्या मतलब है, क्या दर्द में स्क्वायर से हो गया। तो ये है आपका पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन है ना, ये पॉइंट चार्ज की वजह से एक था और एक किसकी वजह से इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा लिखिए, तीसरा लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्जेज, इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्जेज, सीट देखिए यहाँ पे ये आपका 2D सरफेस है, 2D शेप का ये बुक है समझ में आ रहा है। अब देखिए ये जो है हमारा एक इनफाइनाइट सीट है, क्या है इनफाइनाइट सीट है। इस सीट पे पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज क्या है डिस्ट्रीब्यूट है, क्या है डिस्ट्रीब्यूट है। सीट का मतलब होता है सिंगल सरफेस, सीट का मतलब सिंगल सरफेस। इसमें चार्ज नहीं पता है कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हैं, इसमें सरफेस में बता सकते हैं कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज क्या है डिस्ट्रीब्यूट है। तो हमको तो ये पता नहीं है कि किस चार्ज की वजह से इनफाइनाइट चार्ज है, तो किस चार्ज की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पता नहीं हमको। लेकिन एक चीज़ हमको पता है,
कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हैं, जिसको हमने नाम दिया था सरफेस चार्ज डेंसिटी। याद है? तो अगर आपका ये सरफेस है और उस सरफेस के 1 मीटर स्क्वायर में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, उसी को मैंने नाम दिया था सिग्मा। क्या नाम दिया था? सिग्मा। और उस सिग्मा को हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। 1 यूनिट एरिया में कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हैं वो हमारा कहलाता है क्या? सिग्मा, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब जरा देखिए इसके से गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, समझ आ गया? गॉसियन सरफेस कैसे पता करेंगे? जैसे मान लीजिए हमारे पूरी तरीके से इसमें पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा? इधर, मतलब प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, और एरिया वेक्टर भी कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा। इधर आएंगे तो इधर भी वही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर भी इधर। तो अगर यहाँ से देखा है तो क्या ये भी शेप आपका सिलेंडर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं बना सिलेंडर। इतने दूरी पर क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर भी क्या है आपके इतनी दूरी पर? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड से बनता हुआ नजर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझ आ रहा है? तो ये आपका शेप कैसा बनेगा? गॉसियन सरफेस, सिलेंडर रहेगा। कैसा रहेगा? आप बस याद रखिए कि जब भी आपको लाइन चार्ज आएगा तो कैसा ले रहा है? सिलेंड्रिकल, और पॉइंट रहेगा तो स्फीयर। तो यहाँ पे आपका देखिएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनेगा और इधर भी क्या बनेगा आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनेगा। तो शेप आपका कैसा गॉसियन सरफेस बनेगा? सिलेंड्रिकल बनेगा। कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल बनेगा। देखिए शेप बनाते हैं इसका। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरीके की शीट है, और इस शीट में पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है। नेट चार्ज कैसे जीरो होगा जी? इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, नेट चार्ज जीरो कैसे होगा? हाँ? पॉजिटिवली आपका इनफाइनाइट चार्ज कैसे है? पॉजिटिवली है। अगर जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, तब नेट चार्ज आपका जीरो होता। चार्ज तो इसमें है ही है। अब ये चार्ज आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव की वजह से ये फायदा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बाहर बनेगा, और इसकी वजह से सरफेस हमारा कैसा हो जाएगा? सिलेंड्रिकल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सिलेंड्रिकल। तो इसकी वजह से आप इस पॉइंट पे जब देखेंगे तो यहाँ पे एक इस तरीके से सिलेंड्रिकल बनेगा, और जब इधर आएंगे तो इधर भी क्या बनेगा? एक तरीके से सिलेंड्रिकल बनेगा कि नहीं जी? समझ में आया कुछ? नहीं समझ में आया? इस प्लेन जो शीट है आपका, इसकी वजह से गॉसियन सरफेस कैसा है? सिलेंड्रिकल है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। तो आपका सरफेस कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल बनेगा। कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल बनेगा। तो इसमें नेट फ्लक्स आपको निकालना है। क्या निकालना है? फ्लक्स। तो इस एक हमारे पास ये सरफेस है, एक सरफेस ये है, और एक सरफेस कैसी है? कर्व्ड सरफेस है। कैसी है? कर्व्ड सरफेस। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगा आपका? प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे बनेगा, और इसी के परपेंडिकुलर होता है आपका एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर भी क्या रहेगा? ये रहेगा। इस सरफेस की बात करते हैं तो ये प्लस है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी? अवे जाएगी इधर, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर आपका होगा एरिया वेक्टर। आया समझ में? तो यहाँ पे आपका जो फ्लक्स मिलेगा, इसको फ्लक्स 1 मान लेते हैं। कितना मिलेगा? ये। और यहाँ पे जो फ्लक्स मिलेगा, फ्लक्स नंबर 2, इसको मान लेते हैं ये। दोनों तरफ का हो गया फ्लक्स। अब आपका बच रहा है सिर्फ कौन सा सरफेस? कर्व्ड सरफेस वाला। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा? इधर। और इस सरफेस के परपेंडिकुलर आपका क्या रहेगा? एरिया वेक्टर। तो इनके बीच बनने वाला एंगल कितना है? 90। तो एरिया वेक्टर कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर ही निकलेगा। नहीं समझ में आया? तो यहाँ पे आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। तो सिर्फ ये फ्लक्स और ये फ्लक्स आपके क्या हो जाएंगे? तो नेट फ्लक्स यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको?
फिर 0 बोल रहे हो। टोटल फ्लक्स कितना होगा, φ1 प्लस φ2, और ये हो जाएगा आपका EA प्लस EA, और यहाँ मिल जाएगा आपका 2EA। तो ये हो जाएगा हमारा नेट फ्लक्स 2EA। इतना नोट करिए पहले। आ रहा समझ में जी? मिटाएं इसको ना। चलो तो क्लास आज यहीं पे ओवर करते हैं। कोई बात नहीं, बन जाएगा। जिसका हो गया वो जा सकते हैं। लड़कियां सब ड्राइंग बनाती हैं धीरे धीरे ना। कुछ